के शो में सैलाब से कुल 937 अमवात, लाखों घर तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर। सिंध हुकूमत को 15 अरब रुपए ग्रांट देने का ऐलान। बलूचिस्तान से दिल दहला देने वाले मनाजिर। जनूबी पंजाब में सैलाब सैकड़ों बस्तियां उजाड़ गया। स्वात और 4 सद्दा में फ्लड इमरजेंसी नाफिज। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनी खेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। ये बात तो नाज़रीन तयशुदा है कि ये अनप्रेसिडेंटेड जो सैलाब पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल पाकिस्तान को इसका सामना करना पड़ रहा है। बारिशें थी मानसून की जो कि फ्लड्स बन गई और अब इसका कंपैरिजन सुपर फ्लड से 2010 के किया गया और ये कहा गया कि इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डिवास्टेशन हर लिहाज से ये 2010 के सैलाबों से ज्यादा है। 2010 के सैलाब के दौरान पाकिस्तान को तकरीबन $4.5 अरब IMF, वर्ल्ड बैंक, UN, यानी वर्ल्ड बैंक, ADB और मुख्तलिफ जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी तरफ से मिले थे। इसके अलावा 15% का एक फ्लड सरचार्ज लोगों की टैक्सेबल इनकम के ऊपर भी नाफिज हुआ था। इस टैक्सेबल इनकम पे 15% सरचार्ज को नाफिज करके भी गवर्नमेंट ने अपने जो रिसोर्स पूल है, जो फिस्कल साइड है, इसको मोबिलाइज किया था ताकि लोगों जो अखराजात फ्लड्स में आ रहे हैं उसको पूरा किया जा सके। लेकिन 2010 के सूरत हाल में जो मामलात माली तौर पर हैं उसको अगर इस वक्त साइड पे भी रखें तो जो जानी नुकसान इस वक्त हो रहा है ये भी ज़्यादा है और सब में पहली अव्वलीन तरजीह हुकूमतों की और तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस करने वालों की इस वक्त यही है कि किसी तरह भी मजीद जानी नुकसान को रोका जा सके। यकीनी तौर पर मईशत, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेटलमेंट्स, लाइव स्टॉक, ये सारे ऐसे लॉसेस हैं जो कि शायद रिकवर हो सकते हैं आगे जाकर, लेकिन जानी नुकसान को रोकना इस वक्त अव्वलीन तरजीह है। हम जो मनाजिर ताज़ा तरीन देख रहे हैं वो मनाजिर इंतहाई दर्दनाक और दिल दहला देने वाले हैं। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही है। हमने वहाँ का देखा कि ज़मीनी और इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन और हर तरह का राब्ता मुनक़ता हुआ। उधर स्वात के अंदर हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, होटल्स गिरते हुए हमें नजर आए जो टूरिस्ट स्पॉट्स करार दिए जाते हैं। और यही सूरत हाल जिस तरह हम देख रहे हैं कि अब KP में नजर आना शुरू हो गई है, जो कुछ दिन पहले सिंध और बलूचिस्तान के दीगर अजला में हम देख रहे थे। सुबह सिंध के अंदर आज जिस तरह हमने बताया कि 15 अरब रुपए का एक ग्रांट और एक एड पैकेज भी ऐलान हुआ है। इसके अलावा 25,000 रुपए कहा जा रहा है कि सब्सिडी के तौर पर इन फ्लड इफेक्टिव्स को दिए जाएंगे। लेकिन क्या ये सब काफ़ी होगा, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जो सूरत हाल वहाँ पर है ऐसे भी मनाजिर हम देख रहे हैं नाज़रीन, ऐसे भी मनाजिर सुबह सिंध में देखे हैं। ख़ासतौर पे यहाँ पर इस वक्त मीडिया पहुँचा जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ख़वातीन जो घर खाली कर रही हैं, जो मजबूर हैं सड़कों पर रहने पे, उनके बक्सों के अंदर रोटी और कुछ खाने की अशिया रखी हुई है। घर से कोई कीमती अशिया लेकर नहीं निकले बल्कि खाने पीने की अशिया लेकर निकल लें। ग़िज़ाई क़िल्लत, खाना, राशन, इसका शदीद तरीन बहरान है जिसका सामना ये लोग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं क्योंकि न सिर्फ सरकार बल्कि जो गैर सरकारी तंजीमें, NGOs हैं, वो भी इस नीड को फौरी तौर पे पूरा कर सकें। नाज़रीन, इस सूरत हाल में आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में ये जो मौजूदा फ्लड्स हैं इनका इम्पैक्ट जो लाइवलीहुड, जो ज़िंदगियों पर है वो तो है, जो लाइवलीहुड पे पड़ेगा वो भी, और इसका जो इम्पैक्ट पाकिस्तान की मईशत पे पड़ेगा इस पर भी आज प्रोग्राम में बात होगी। कुछ रिपोर्ट्स, रिसर्च, ब्रोकरेज हाउसेस की इस प्रोग्राम से कबल हमने देखी और मुख्तलिफ अंदाजे, जैसे GS ग्लोबल की रिपोर्ट में हमने देखा कि तकरीबन $4.5 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट पे इसका बर्डन पड़ सकता है। इसका इन्फ्लेशन पर, GDP पर, इसके अलावा एक्सपोर्ट्स पर, इंपोर्ट्स पर हर तरफ इम्पैक्ट है। मुख्तलिफ क्रॉप्स के बारे में कहा गया कि वीट इंपोर्ट पे तकरीबन जो $800 मिलियन का बिल था ये मजीद बढ़ सकता है इस साल। कॉटन इंपोर्ट के हवाले से जो 40% इंपोर्ट बिल हम इंपोर्ट करते हैं कॉटन, तकरीबन जिसकी मिकदार पिछले माली साल $1.8 अरब थी, इसमें इजाफा की तवक्को की जा रही है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के अंदर एक गिरावट की तवक्को की जा रही है कि आ सकती है। इसके साथ साथ राइस एक्सपोर्ट्स जो कि तकरीबन $2.5 अरब के थे, इसमें कहा जा रहा है कि मजीद गिरावट आ सकती है। साथ साथ आपकी जो CPI यानी जो आपकी CPI बास्केट है, जो आपकी महंगाई और अफरात ज़र के हवाले से तवक्कात हैं, उसमें भी कहा जा रहा है कि एक इजाफा है और उसमें एक हिट लग सकती है। इसको भी डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब से पहले हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर माशी तज्ज़िया निगाह। डॉक्टर साहब, आप कैसे देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट, क्योंकि खासतौर पे टमाटर, प्याज, लाइव स्टॉक, वीट, कॉटन, ये जो मेजर चीज़ें हिट हुई हैं इससे,
जानी नुकसान तो जैसे हमने कहा कि उसका तो कोई आप नेमो बदल है नहीं, ना कोई कीमत है, लेकिन ये जो तमाम जो ग़िज़ाई अजनास हैं जिनकी कीमतों में असर पड़ेगा वो क्या है? एक आम आदमी की ज़िंदगी पे मजमूई तौर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान में मजमूई तौर पे जो बास्केट है CPI उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? महंगाई कितनी बढ़ने वाली है? खान साहब, मुझे इजाजत दीजिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो तफरीक करना जरूरी है। जी जी। आपने बारिश का जिक्र किया, वो कुदरती अमल है। आपने बहुत ज्यादा बारिशें हो जाएं, आपने सैलाब का जिक्र किया, वो भी कुदरती अमल है। लेकिन इन सैलाबों के नतीजे में जो जानी नुकसान होता है वो एक कुदरती अमल नहीं है, सही, वो इंसानी गलती है। बेशक। और आपने 1000 पाकिस्तानी जानें जो जाया हुई हैं, इसको हम कुदरती अमल नहीं कह सकते, ये इंसानी गलती है। इसको आप हुकूमती नाअहली कह लें, इसको आप करप्शन कह लें, इसको आप गुर्बत का नाम दे दें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, यानी कि अगर कहीं सैलाब आना है, उसका खतरा किन इलाकों में है, ये हुकूमत को पहले से पता होता है। और अगर उन इलाकों में आप कच्चे मकान बनाने की इजाजत दे देते हैं, उनकी सुपरविजन नहीं करते, उनको बंद नहीं करते, गरीब तरीन पाकिस्तानी जो हैं जिनको और कहीं जमीन नहीं मिलती मकान बनाने के, वो जिनको रिवर बेड्स कहते हैं, यानी कि दरियाओं नालों के किनारे में जो अपने मकान बना लेते हैं, वो सब गिर जाते हैं और वहां इंसानी जाने जो है वो जाया हो जाती है। तो बारिश तो ठीक है, कुदरती अमल हो गया, बारिश के नतीजे में सैलाब कुदरती अमल हो गया, लेकिन सैलाबों के नतीजे में जो पाकिस्तानी जानें जाया हुई हैं, ये किसी इंसान की जिम्मेदारी है, ये इंसानी नाअहली है, इंसानी गलती है, इसको हम कुदरती अमल नहीं कह सकते। सही। अच्छा, अब एस्टिमेट ये आ रहा है कि तकरीबन 20% एग्रीकल्चर सेक्टर का लॉस होगा। तो आप समझिए कि तकरीबन $15 अरब तो मुझे खदशा है कि एग्रीकल्चर की फसलों का नुकसान हो जाएगा। जो नुकसान करने की साइंस है वो बड़ी लंबी साइंस है। उसको जो वर्ल्ड बैंक वाले कहते हैं वो DNA कहते हैं, डैमेज नीड असेसमेंट, उसके स्पेशलिस्ट होते हैं और ये लंबा प्रोसेस है। लेकिन मेरा अगर जाती असेसमेंट अगर आप जानिए तो मेरा ख्याल है कि इस सैलाब के नतीजे में तकरीबन $40 अरब से $50 अरब तक का नुकसान पाकिस्तान के अंदर जो है वो हुआ है। चावल की क्रॉप बहुत बुरी तरह जो है उसके ऊपर असर आया है, और चावल आप जानते हैं कि हम हर साल $2-2.5 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट करते हैं। नीचे आ जाएगा। कपास की फसल का आपने जिक्र कर दिया, गन्ने की फसल के ऊपर असर है। फिर जो अनाज हमारे जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, जो स्टोर कर लेते हैं अगले 6-7 महीने का अपने जाती कंजम्पशन के लिए, वो बह गया है। तो अनाज के ज़खायर जो हैं वो बह गए हैं। अब सोचिए कि ऐसे लोग हैं जिनका घर भी बह गया है, उनके जो अनाज के ज़खायर हैं वो भी बह गए हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल ये है कि तकरीबन 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके ऊपर इन सैलाब का डायरेक्ट असर हुआ। तो आप जानिए कि हर 5 पाकिस्तानियों में से 1 पाकिस्तानी ऐसा है जिसके सर पे इस वक्त छत नहीं है, वो आज रात जो है वो छत के बगैर सोए। अंदोनाक सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, ये बताएं फिर कि इसका महंगाई पे मजबूरी तौर पे असर क्या पड़ रहा है? जिस तरह आप कह रहे हैं मुख्तलिफ अजनास है जिनकी शॉर्टेज भी हो सकती है आगे जाकर, क्या असर पड़ रहा है महंगाई का? जी, महंगाई की शरह आप देखिए कि पिछले 4 महीनों में बड़ी तेजी से बढ़ी। जब PDM की हुकूमत आई थी तो उस वक्त हमें पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स बता रहा था कोई 13.5-14% का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको हम कहते हैं महंगाई की शरह, वो अब कहीं 24-25% पे चली गई और ये बुलंद तरीन है। मेरा ख्याल ये है कि लास्ट टाइम जो हमने 25 के करीब देखी थी वो अक्टूबर 2008 में देखी थी। तो 12 और अब 14 साल, समझिए कि 14 साल की बुलंद तरीन शरह पे हम ऑलरेडी पहुंच गए। तो जो फ्यूचर है इसमें मुझे लग रहा है कि दालें भी हैं, मेज़ भी है, कॉर्न भी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर 20% उसमें नुकसान हो गया है या वो तबाह हो गई है तो ये 24-25% वाली जो शरह है ये बढ़ के कहीं 30% तक जा सकती है। अच्छा। और आप सोचिए कि इस सारे पीरियड के दौरान आपकी, मेरी, बाकी पाकिस्तानियों की जो आमदन है वो कतई नहीं बढ़ रही है, या बढ़ी है तो 8-10% बढ़ी है। और यहाँ पे हम चले गए हैं कहीं 25-30% पे। और अगर आप सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स पे जाएं जिसमें ज्यादातर जो है वो खुराक की चीजें हैं,
वो ऑलरेडी कहीं 40% पे पहुंच गया है। तो आप अंदाजा कीजिए कि जो गरीब तरीन तबकात हैं, जिनकी ज्यादातर आमदन जो है वो खाने पीने की चीजों में गुजर जाती है, उनको जो शराए महंगाई का सामना करना होगा वो कहीं 45-50% पे बैठी। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद नाज़रीन मजीद गुफ्तगू सूरत-ए-हाल हुकूमती हिकमत अमली आखिरकार यहाँ से क्या होगी और किस तरह मुल्क को कौम को सोचना चाहिए, किस तरह ये डील करेंगे हम, रेस्क्यू किस तरह होगा, फिर रिहेबिलिटेशन की तरफ मामला कब जाएंगे और क्या हुकूमत कुछ सोच रही है इस बारे में। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में सैलाबी सूरत हाल, मुल्क भर में इससे इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर, जानी नुकसान, लाइफ स्टॉक का नुकसान, क्रॉप्स का नुकसान और ये सब रेस्क्यू एफर्ट्स उस पर चल रही हैं। उसके बाद रिहेबिलिटेशन के बारे में क्या होगा, ये भी अहम सवाल है। फैसल सिंह कुंडी साहब से जानते हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। फैसल साहब पहले बताइएगा कितना अनप्रेसिडेंटेड है ये सैलाब, खासतौर पर आज जो मनाजिर खैर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, स्वात से आ रहे हैं, आपका क्या तबसरा है इस पर, आपने क्या देखा ऑन ग्राउंड फैसल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा जो है कुदरती काम आई हुई है जो यूपी में है, स्वात और इन इलाकों में सही है, लेकिन जो हमारे जनूबी अजला है, खासकर डेर सरखान डिवीजन है, उसमें पिछले एक हफ्ते से आफत आई हुई थी और बड़ी मतलब है कि ये फ्लड, मैंने मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम में भी ये जिक्र किया है कि ये 2010 से ज्यादा का फ्लड है, उससे ज्यादा पानी है, उससे ज्यादा नुकसान भी कर रहा है। बिल्कुल अगर आप देखें बलूचिस्तान को, सिंध को, खैबर पख्तूनख्वा को, जनूबी पंजाब को जिस तरीके से नुकसान कर रहे हैं, अभी आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर का, पहली बात तो हम इंसानी जानें बचानी है। बेशक बिल्कुल। इंसानी जानें बचाने में इस वक्त मैं समझता हूँ एज ए कौम हम ये काम जिम्मेवारी में जो है हम बिल्कुल जो है वो इसमें नाकाम हो गए। मैंने कल भी टीवी प्रोग्राम में कहा था और मैं आज भी आपकी तवज्जो से कह रहा हूँ कि ये जो एनडीएमए है ये अपने काम में करने में नाकाम हो चुकी है। हम इन पे लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। एनडीएमए कब से बनी है और आप मुझे बताएं कि उन्होंने फ्लड के हवाले से, डिजास्टर के हवाले से 1 पॉइंट एजेंडे पे ही काम करते हैं ना, उन्होंने आज तक इस पे क्या काम किया? मुझे तो डी खान के डीएमए नजर नहीं थे, जहाँ पे मैं फील्ड में मुझे पीडीएमए भी नजर नहीं आ रही है। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि हमारे लोग इस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शायद फंसे होंगे जिनको 5 दिनों से हम खाना, पानी और जो है टेंट नहीं दे सकते हैं, आप हमें हेलीकॉप्टर भिजवाएं ताकि हम उनको हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ फेंक सके। लेकिन अफसोस की बात है कि वीआईपी मूवमेंट के लिए हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, वज़ीर आला के लिए मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के लिए मौजूद हैं, बाकी लोगों के लिए वीआईपी उसके लिए जो है ऊपर से जाके तमाशा देखने के लिए मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के लिए जो है हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं जिनके लिए हम सैलाब में जो है कोई खाना फेंक सकें, हम उनको जो ऊपर से टेंट फेंक सकें ताकि वो जाने बचा सकें। अच्छा फैसल साहब ये बताएंगे अभी तक, यानी आप जो कह रहे हैं, क्या अभी तक एनडीएमए, पीडीएमए यानी सरकारी सतह पर और दूसरा गैर सरकारी जो एनजीओज हैं, क्या वो भी पहुंच सकी है, नहीं पहुंच सकी हैं? देखिए, एनजीओज का तो सवाल ही खत्म हो गया। 2010 में जब फ्लड था इतनी एनजीओज ऑन ग्राउंड मौजूद थी, मेरा अपना इलाका उस वक्त डिप्टी स्पीकर था, इतने इलाके में एनजीओज आई हुई थी, काम कर रही थी। अब ना होने के बाद एनजीओज ही नहीं है। अब मतलब है कि आपने एनजीओ को पाबंदी लगा ली एक तरफ, आप एनजीओ को काम नहीं करने दे रहे, उधर हुकूमत का ये पोजीशन है कि एनडीएमए और पीडीएमए का काम ना होने के बराबर है। मैं उन ग्राउंड बैठा हूँ, मेरे को ये नहीं है कि अगर कोई कहता है कि है तो मेरे साथ आके मुनाजरा कर ले, एनडीएमए का चेयरमैन आके मेरे साथ मुनाजरा कर ले और पीडीएमए का जो चेयरमैन वो आके मुनाजरा कर ले। अब प्रॉब्लम ये है कि इतने दिन हफ्ता हो गया है, हफ्ते से ज्यादा हो गया, हमारे इलाकों में फ्लड आया। वज़ीर आला साहब को आज फुर्सत मिली कि वो आके उन्होंने रात अब ये भी अलमिया हमारा ये है कि जब हमारे वज़ीर आज़म या वज़ीर आला या कोई ऐसा वीआईपी आते हैं उसके लिए स्पेशल 2 नंबर जो है वो कैंप्स बनाए जाते हैं ताकि उधर वो फोटो सेशन करें। कल रात को रात 12 बजे डिफेंस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक बनाया गया कि एक कैंप बनाया गया जिसमें इमरान खान साहब और वज़ीर आला ने फोटो सेशन करना था। वो उन्हें रात बनाया, आज वो आए, उन्होंने फोटो सेशन की चल गया। अब मुझे बताएं कि आपने क्या दिया, आपने टेंट्स दिए, आपने खुराक दी, इस वक्त हमें ये चीज जरूरत है ना, बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो बाद है। आज हमारा पाकिस्तान से रोड लिंक कटा हुआ है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर हमारे इलाके से ताल्लुक है, मैंने उनको मीडिया के जरिए भी कहा है, N55 नेशनल हाईवे कटी हुई है, उसके
उसकी रिहेबिलिटेशन हक तो ये कि यहाँ पर GM बैठे होते, यहाँ पे अफसरान बैठे होते, रिहेबिलिटेशन करते, रोड लिंक बहाल करते ताकि हम लोगों तक पहुँच सकें। ये सूरत हाल है, मतलब NGOs नहीं। हुकूमत मुझे बताया कि उनके वज़रा किधर हैं। तनकीद करना बहुत आसान है, अगर अभी मैं तनकीद शुरू में तनकीद नहीं करना चाहता, हमें एज ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करना चाहिए। मैं तनकीद नहीं करना चाहता, जैसे ये लोग आ जाते हैं। अब मुझे इससे सरोकार नहीं है कि शहबाज गिल ने केला जो है जबरदस्ती खाया है या खुशी से खाया है, उसको कच्चा केला दिया या पक्का केला दिया। हमारा देखिए मीडिया का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेशक, बिल्कुल सही। पहले आप लोग जब हमारी हुकूमत थी, आप कैंप्स में एक मिनट कैंप्स में जाते थे, ऑन ग्राउंड होते थे। अभी आप लोग भी NDMA वालों की तरह जो है सूट पहन के कंडीशन कमरों में बैठ गए हैं। ठीक है, अगर आप ऑन ग्राउंड होते तो इनके मुंह पे थप्पड़ पड़ता कि वाकई हम ये क्या कर रहे हैं। अवाम जो है यहाँ भूख से मर रही है, फैसल साहब आप सही कह रहे हैं कि सबकी जिम्मेदारी है मजबूती तौर पर है ये। लेकिन ये बताएं फैसल साहब कि अब ये इस सिलसिले में, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी PMLN, आप हुकूमती सतह के ऊपर कोई मुश्तरका लाएमल हिकमत अमली आपके इल्म में है जो बन रही है? क्योंकि ये सिर्फ मसला, जितना आप कह रहे हैं कि सब में संगीन मसला तो जाने बचाने का इस वक्त है, फिर उसके बाद जो जाने अल्लाह ताला जितनी इंशाल्लाह बचा सकें, आप लोग महफूज कर सकें, अल्लाह ताला सबकी तहफ़्फ़ुज़ करे, हम सब दुआ गो हैं। उसके बाद फिर उनकी रिहेबिलिटेशन का भी है फैसल साहब, वो उस मरहले उस सिलसिले में कुछ बात हो रही है जमातों में आपके दरमियान, PDM के लेवल पे, लीडरशिप के दरमियान? देखें, आप तो पहली बात है, पहले शादी करें उसके बाद बच्चे पैदा होंगे। आप कह रहे रिहेबिलिटेशन की बात करो, पहले बच्चे लोगों तो बचा लो। और इस सिलसिले में लोगों को बचाने के सिलसिले में आपने कहा NDMA भी नापैद है, आपने इस सिलसिले में यानी वफाक की हुकूमत से, यानी पीपल्स पार्टी कोई वफाक तक बात पहुंचाई है आपने? किस तरह से ये मामला हो रहा है? कोई भी नहीं है वहाँ पे? बात ये है, मैंने कई दफा अपनी पार्टी के जो वज़रा जो कि NDMA में बैठे हैं, मैंने उनसे उन तक ये पैगाम पहुंचाया है कि यहाँ पर कुछ नहीं है। मैं आपके तवज्जुह से पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि कुछ नहीं है। वहाँ पर आप AC कमरों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये हो गया और आप हमें काउंटर पे वो जो बता रहे हैं ये हो गया और ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बताइए ऑन ग्राउंड क्या है? इन वज़रा को, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा को फील्ड में होना चाहिए। सही बात है, इनको ये नहीं होना चाहिए कि वो बाहर से NDMA के साथ। बिल्कुल ठीक है, यानी आप वफाक तक भी अपना मैसेज पहुंचा चुके हैं। एक ब्रेक लेना है मुझे फैसल मुंडी साहब, आप बड़ी अहम और संगीन इस वक्त सूरत हाल है, मुंडी साहब जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं, संगीन तरीन सूरत हाल है। वो सिर्फ ना सिर्फ सूबाई हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत को भी इस वक्त कह रहे हैं कि आएँ और इस पर एक्शन लें, क्योंकि वहाँ पर जानी तहफ़्फ़ुज़ सब में बड़ा मसला बन चुका है, इंसानों की जानें बचाना। इस ब्रेक के बाद मज़ीद सूरत हाल, सैलाबी सूरत हाल, उससे जो हो रही है तबाही, और इस तबाही को किस तरह रोका जा सकता है, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में जो सूरत हाल सैलाब से बन रही है और उससे जो जानी नुकसान है और फिर उसके बाद जो माशी नुकसान, ये सब इस पर प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है। कुछ ही देर कबल जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से जारी की गई फ्लड वार्निंग के मुताबिक तरबेला डैम से जो रिलीज़ होगा, उस रिलीज़ के बाद रिवर इंडस के ऊपर, कालाबाग और चश्मा के ऊपर हाई टू वेरी हाई फ्लड लेवल जो एक्सपेक्ट है, तकरीबन जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है वो 550,000 से 700,000 क्यूसिक्स का। इसी तरह जो काबो लेवल के ऊपर, नौशेरा के ऊपर तकरीबन 300,000 क्यूसिक्स की फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। तो ये नाज़रीन सूरत हाल अभी भी आप कहें तो संभल नहीं रही, बल्कि और ज़्यादा बिगड़ने के खदशात का इज़हार किया जा रहा है। शहरी रहमान साहब ने अभी ट्वीट भी की है इस हवाले से कि किस तरह ये दोनों वार्निंग्स फ्लड के हवाले से जारी की गई हैं, और रिवर इंडस के बारे में और रिवर काबुल के बारे में। फ़रूख सलीम साहब, जिस तरह अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे और हमारे साथ कुंडी साहब भी मौजूद हैं, आप भी साथ मौजूद हैं। सर, ये इस वक्त तो बड़ा अहम मसला संगीन है, क्योंकि ये तो और सैलाबी रेला आ रहा है, इससे मजीद जानी नुकसान हो सकता है। किस तरह से, कहाँ से रिसोर्सेज मोबिलाइज करें, कौन करे? NDMA इनफेक्टिव है, PDMA इनफेक्टिव है, जिस तरह ये बता रहे हैं, तो कौन आके ये रोक सकता है? किस तरह, क्या वफाकी हुकूमत को क्या करना चाहिए? सीरियस एक्शन क्या होना चाहिए फौरी तौर के ऊपर? फरूख साहब। खान साहब, जहाँ तक मेरे इल्म में है, जो PDMA है, अब सारे 15वीं अमेंडमेंट 18वीं अमेंडमेंट के बाद जो NDMA है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसका रोल कम हो गया है, और जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट बनी हुई है सूबों के अंदर, तकरीबन सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। अब 2010 का जब सैलाब आए थे तो उसके नतीजे में एक प्लान बनाया गया था जिसको कहते हैं नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान। वो बड़ा ठोस किस्म का, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का बनाया गया था कि फ्यूचर में हमने क्या करना है और कहाँ कहाँ
कितने कितने पैसों की जरूरत होगी, और उसके साथ एक अर्ली वार्निंग सिस्टम का भी पूरा जो है प्लानिंग की गई थी। तो हुकूमत से या सूबाई हुकूमतों से या पीडीएमए से या एनडीएमए से जो सवाल बनता है कि जो रिकमेंडेशंस, जो तजावीज़ दी गई थी नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान के अंदर, उनके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, उनके ऊपर कोई बजट क्यों नहीं खर्च किया गया। आज हम बैठे हैं, वो कहते हैं कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट टूल, यानी कि आप पहले ये काम कर लेते। हमें पता है कि वो कौन सी जगह हैं जहां पे अगर सैलाब आएगा तो जानी नुकसान हो सकता है, वहां हुकूमत क्यों इजाजत देती है कि वहां लोग अपने कच्चे मकान बना पाए। ये नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान जो है, इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। जो अर्ली वार्निंग सिस्टम देना था उसके ऊपर हुकूमत ने तवज्जो क्यों नहीं दी। अब तो मामला ये रह गया है कि सबसे पहले तो जो लोग सैलाब में फंसे हैं पाकिस्तानी, उनको महफूज जगह पे किस तरह लेके जाना है। फिर खुराक का मसला है कि उनको खुराक किस तरह पहुंचानी है, और फिर वो तीसरे स्टेज पे वो रिहेबिलिटेशन का, जिसका आप इब्तदाई में जिक्र कर रहे थे, वो किस तरह होगा। तो इसमें नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। मेरे ख्याल अभी $500 मिलियन जो हैं वो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूके एड की तरफ से उन्होंने ऑलरेडी। लेकिन जो पहला मरहला है फारूक साहब, ये कि लोगों को वहां से महफूज जगह पे मुंतकिल करने का, वो मरहला किस तरह होगा, उसके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी भी चाहिए होगी ना। किस तरह से यहाँ से मुंतकिल, जिस तरह ये बता रहे हैं फैसल साहब कि आपका जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है, हेलीकॉप्टर कोई फराम नहीं कर रहा, लोग अंदर फंसे हुए हैं, ना उनके पास खाने को कुछ है। तो ये तो इसमें जितने भी $500 मिलियन आ जाएं, $1 अरब आ जाएं, लेकिन वहां तक पहुंचेंगे कैसे, वो लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। बिल्कुल वैलिड सवाल है कि वो आमदन हमारे पास पैसे हमारे पास आ भी जाएं, खुराक इकट्ठी कर भी ली जाए, तो हमारे पास तो वो लॉजिस्टिकल मींस नहीं है कि हम उन लोगों तक किस तरह पहुंचे या उन लोगों को महफूज जगहों पे किस तरह लेके आए। तो ये तो दोबारा से, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये तो हुकूमती नाअहली है, ये इंसानी गलती है। इसको आप कुदरती अमल के ऊपर नहीं डाल सकते कि 1000 पाकिस्तानी जाने जाया हो गई क्योंकि कुदरती अमल था, बहुत ज्यादा बारिश हो गई। ये बिल्कुल इंसानी गलती है, ह्यूमन एरर है, और इसमें हुकूमत को या हुकूमत के किसी इदारे को खासतौर पर जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। और फिर फ्यूचर के लिए जिस तरह हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ तो सब कुछ है, जैसे मैंने कहा कि वो नेशनल फूड प्रोटेक्शन प्लान लिखा हुआ है और बहुत जबरदस्त वो ड्राफ्ट किया गया है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पाता। फैसल साहब, आपकी तरफ भी आएंगे, क्योंकि ये तो मजीद बताया जा रहा है कि वार्निंग जारी की जा रही है फ्लड की। रिवर इंडस के ऊपर भी, कालाबागा चश्मा पर, नौशेरा के ऊपर यानी काबुल रिवर के ऊपर कहा जा रहा है 3 लाख क्यूसेक, यहाँ पे 5.5 लाख से 7 लाख क्यूसेक की रेला गुजरेगा। तो ये तो मजीद खदशात हैं। आप क्या अपील करेंगे इस वक्त तमाम जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं, वफाकी, सूबाई, मीडिया, जो आपको सुन रहा है उनसे, क्योंकि वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, किस तरह उनके लिए क्या अपील होगी आपकी तरफ से? कुंडी साहब, फजल कुंडी साहब। देखें, ये अपील मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स में भी की है, टीवी प्रोग्राम्स में की है, आपकी मीडिया के जरिए मैंने की है। देखें, आज ये वक्त है कि हम एक कौम बनकर जो है वो लोगों को दिखाएं, दुनिया को दिखाएं, जो कि आज हम उससे भी नाकाम हो गए हैं। हर किसी का अपना एक एजेंडा है। आप देखें कि मैं तनकीद नहीं करना चाहता, यहाँ पर मेरे सूबे में तनकीद करना पीटीआई की हुकूमत का बहुत आसान बात है कि वो सिंध पे तनकीद करें, लेकिन आप सिंध के वज़ीर आला को, वज़रा को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं मौजूद हैं। मुझे बताएं, हमारी सिंध की, हमारी केपी की जो हुकूमत है वो तो सिर्फ परसों में मसरूफ है कि वो हमारे जो है इमरान खान साहब के लिए कितने जलसे कर सकते हैं। परसों भी जलसा कर रहे थे। एक तरफ सैलाब की आफत आई हुई है, दूसरी तरफ इनको अपनी इक़्तिदार की इतनी लालच है कि हम किस तरीके से हम जो है वज़ीर आज़म बने, इक़्तिदार में गए। आप सियासत बाद में करें, आज हमें एज ए पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो जो पार्टी भी हो, हमें मिलकर इन सैलाब ज़दगान की खिदमत करनी चाहिए। अगर आज मेरा मुखालिफ इस चीज़ से खुश हो रहा है कि मैं खुदा ना खास्ता उनकी मदद नहीं कर सकता हूँ और ये हुकूमत की नाकामी होगी और अगले इलेक्शन में लोग हमें वोट देंगे, ये उनकी बदगुमानी है। हमें आज तमाम सियासी जमातों को बैठकर इस आफत का मुकाबला करना चाहिए। ये लोग जो हैं आज देख रहे हैं, आज जो लोग बेसरो समानी की हालत में बैठे हुए हैं, आज जो आप बता रहे हैं कि सिंध में जो फ्लड आ रहा है या नौशेरे में फ्लड है या जो चीज़ें सुआत और कलाम और इन इलाकों में हुए हैं, वो भी बड़ी अफसोसनाक हैं। जो कश्मीर में हो रही हैं, जो बाकी सूबे में हो रही हैं, बड़ी अफसोसनाक बात है।
लेकिन ये मुझे नहीं पता मेरे कौन से भाई इस वक्त आपसे मुखातिब फरूख सलीम साहब हमारे साथ थे। फैसल साहब, हैं। फरूख सलीम साहब साथ थे, लेकिन ये बताएं कि अभी मौजूदा जो सूरत हाल है कि इसमें फौरी तौर पर अगर एक रेला हफ्ते या एतवार को जहाँ से गुजर रहे हैं और उसके बाद मजीद पानी, मजीद सैलाब और खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला सबकी जानों को तहफ़्फ़ुज़ करे, मजीद नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है, इसमें फौरी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक नेशनल रिजॉल्व होना चाहिए, सबको एक होना चाहिए, सियासी जमातों को तफरीक खत्म करके काम करना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है, आप तनकीद भी नहीं कर रहे, सियासत भी नहीं कर रहे इस पर। लेकिन ये मुझे बताएं कि फौरी तौर पर किस तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट वहां तक पहुंचे ताकि लोगों को निकाला जा सके, उसके लिए आप क्या अपील करते हैं? देखिए, आप इससे पहले मैं कहते कि 2 किस्म के फ्लड हैं इस वक्त, जो हमारे इलाकों में या बलूचिस्तान के इलाकों में या सिंध के कुछ इलाकों में जो फ्लड जो डैमेज कर रहा है, नुकसान दे रहा है, वो है फ्लैश फ्लड, जो कि पहाड़ी नालों से पानी आया है, उन्होंने नुकसान किया है। आप जो नौशेरा और स्वात की बात कर रहे हैं, ये अभी दरिया सिंध में या दरिया काबुल में दरियाओं का जो फ्लड है उन्होंने अभी आना है। ये जो हमें हिट किया हुआ है डी खान डिवीजन को या डेरा गाजी खान को, बलूचिस्तान को या सिंध को, वो फ्लैश फ्लड है, पहाड़ी नालों से जो गुजर गए हैं उन्होंने हिट के जो पहाड़ों में बारिश हुई है। अब प्रॉब्लम यह है कि मैंने वो पहले कहा है कि हम उन तक फूड आइटम नहीं पहुंचा सक रहे, हम उनको पानी नहीं दे पा रहे, हम उनको टेंट्स नहीं दे पा रहे, हमारे पास पता नहीं हेलीकॉप्टर जो है वो क्रिकेट ग्राउंड को सुखाने के लिए मौजूद है लेकिन इंसानी जान बचाने के लिए मौजूद नहीं है। हमारे पास किश्तियों की भी किल्लत है, हमने खुद प्राइवेटली किश्तियां अरेंज की, हम लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं देहातों से जो कि फंस गए, जो है वो सैलाब में फंस गए हैं, ताकि हम उनको रेस्क्यू कर सकें। रेस्क्यू न कर सकें, पानी कम हो जाए तो हम उनको खुराक पहुंचा रहे हैं वहां पर। लेकिन ये सारी लोग देखिए यहाँ पे मुखैर आजाद भी कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे ग्राउंड पे सूबाई हुकूमत कहाँ पर है, हमें दिखाए तो सही यार सूबाई हुकूमत की क्या वो है। सिर्फ ये तो नहीं है कि आप अपने पटवारी भेजिए और बोलेंगे कितने घर गिर गए और कितने नुकसान हो गए। यहाँ पर एज ए गवर्नमेंट हमें कुछ नजर नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं ये लोग, ये बताएं। एग्जैक्टली। फरूख सलीम साहब, मैं आपका भी कमेंट लेना चाहूँगा इसके ऊपर। आप क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 2010-11 में जो सपोर्ट आई थी, क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा वही सूरत हाल है? खासतौर पर भी फैसल साहब कह रहे थे कि NGOs हमने पाबंदी लगा दी, वो भी नापैद हैं, तो एक तरह से प्राइवेट लेवल के ऊपर जो तंजीमें काम करती थी वो भी हमने बंद कर दी, तो जो रिलीफ एफर्ट है, रेस्क्यू एफर्ट है, उसका मुवाजना अगर 2010 से करें फरूख सलीम साहब, तो हम कहाँ खड़े हैं अभी? देखिए सैफान साहब, इस वक्त सियासतदान तो आपने देखा कि वो बिजी हैं एक दूसरे के केसेस कटवाने के लिए, एक दूसरे को तबाह करने के लिए। अब सैलाब को भी इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कोई बड़ा लीडर कहीं हेलीकॉप्टर पे बैठ के कहीं पहुंच जाता है तो उससे किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला, सिवाय इसके कि उसकी तस्वीर आ जाएगी और शायद उसकी सियासत जो है वो ज्यादा चमक जाए। सियासतदान बिजी हैं एक दूसरे को तबाह करने के लिए। एक बहुत बड़ी सियासी जमात जो है वो इस वक्त बिजी है कि शायद किसी तरीके से फौज के अंदर जो है कोई बगावत इकट्ठी कर ली जाए। ऊपर से मईशत ठीक नहीं चल रही है। सिविलियंस जो हम सिविलियंस हैं, मेरा ख्याल है हमारे पास तो कोई इंतजाम नहीं है। हम तो सिर्फ वो यही कह सकते हैं कि इस कश्ती का खुद खुदा हाफिज है। सिविलियन हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे फौजी इदारे आएंगे जो हमसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनके पास तरीक़ाकार हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, और वो ये दोबारा से वापस आएंगे और वही उन्हीं की तरफ से कोई उम्मीद हो सकती है। बाकी तो जैसे मैंने कहा कि इस कश्ती का रियली खुदा खुद हाफिज है, सिविलियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फरूख सलीम साहब, फैसल गुंडी साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन